अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये भी स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी का ही टॉपिक है। प्रोग्रेसिव सिस्टमैटिक फंक्शनल रिहैबिलिटेशन। अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेसिव रिहैबिलिटेशन असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. On initial observation of an injury, it is essential to perform an injury screening. Since S for severity, I for irritability, N for nature of injury, and S for stage. And SOAP, which stands for S for subjective, O for objective, A for assessment, and P for plan of care, are two acronyms that provides an effective method of gathering information relating to possible trauma. कोई भी इंजरी है, कोई भी कंडीशन है, तो उसको हम बगैर असेस किए, स्क्रीन किए उसको ठीक से ट्रीट नहीं कर सकते। तो जब भी हमने इंजरी को ऑब्ज़र्व करना है, उसमें सिंस और सोप एक्रोनिम यूज़ करते हुए हमने पहले इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और इंफॉर्मेशन के बेस पे डायग्नोसिस बनाएंगे और फिर डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हमारी जो असेसमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम प्लान ऑफ केयर डिज़ाइन करेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ रिहैबिलिटेशन इंक्लूडिंग flexibility, the restoration of muscular strength and endurance, and enhancing of proprioceptive control. अब रिहैबिलिटेशन में ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं हमने फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना हो, और अगर मस्कुलर वीकनेस है तो मस्कुलर स्ट्रेंथ पे काम करेंगे. इंड्योरेंस अगर कम है तो इंड्योरेंस को इन्हांस करना होगा, या फिर प्रोप्रियोसेप्शन अगर उसकी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो प्रोप्रियोसेप्शन कंट्रोल जो है उसको हम इन्हांस करेंगे बाय डिफरेंट ट्रेनिंग्स. Systematic, functional, and progressive rehabilitation involves the process of carefully considering the key components of musculoskeletal trauma. ये हमारे पास फंक्शनल एंड मल्टीप्लेस रिहैबिलिटेशन है, जिसमें स्ट्रेंथ और पावर आ जाती है, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी है, एजिलिटी एंड क्विकनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी है. Is the injured area able to deal with reactive internal and external forces specific to the sports played? Has the athlete established adequate range of motion and flexibility to be able to perform their sports effectively and efficiently without re-injuring? Has the healing process been reached, and is the athlete able to tolerate the pain? Is the athlete able to meet, if not exceed, the loads and forces placed on the injured area specific to that of the sports they will participated in? Has the athlete been able to relearn how to use the injured area with sufficient functional and dynamic control? This is the systemic overview of the rehabilitation process. नेक्स्ट सिंस और सोप को देखेंगे. सिंस का एक्रोनिम हमने पहले भी देखा था, एज फॉर सिविरिटी, आई फॉर इरिटेबिलिटी, एन फॉर नेचर, एंड एज फॉर स्टेज. अब एग्जांपल के साथ देखेंगे सिंस और सोप के सारे कंपोनेंट्स को. सिंस को पहले देख लेते हैं. सिविरिटी के एग्जांपल में आ जाता है टू द एक्सटेंट टू विच फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पेयर्ड, ये सिविरिटी होगा. सेकेंड हम इरिटेबिलिटी के एग्जांपल को देख लेते हैं. व्हेन डू द सिम्टम्स एराइज आर सबसाइड, इसके एग्रावेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स कौन से हैं, ये आई कंपोनेंट हो जाएगा सिंस में. नेचर, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंजरी रिहैबिलिटेशन. और एस स्टेज में हम देखेंगे कि इंजरी की स्टेज कौन सी है, एक्यूट है, सब एक्यूट है, या फिर क्रोनिक है. नेक्स्ट एक्रोनिम हम देखेंगे सोप, एज पर सब्जेक्टिव, पेशेंट एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री या फिर इंजरी कंसर्न. ऑब्जेक्टिव के एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा रेंज ऑफ मोशन को असेस करना, एमएमटी मैनुअल मसल टेस्टिंग करना, मसल की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, स्पेशल टेस्ट कोई भी फिजिकल टेस्ट परफॉर्म करना, या फिर न्यूरल असेसमेंट. ये असेसमेंट जिसमें हम डायग्नोसिस ऑफ इंजरी करते हैं. पी फॉर प्लान ऑफ केयर, जिसमें हम इंजरी को मैनेज करते हैं, फॉलो अप रिहैबिलिटेशन सेशंस. इन्फ्लेमेशन और पेन मैनेजमेंट है, जो कि एक्यूट फेज में हमें मिलता है मोस्टली. इंटरमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ आइस में इन्हांस द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ आइस इन पेन रिलीफ आफ्टर एक्यूट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी. यूज ऑफ अ वेट कॉटन टॉवल may act as a suitable barrier between ice and skin.
एक्यूट कंडीशन में फर्स्ट 72 आवर्स में हम आईसी यूज़ करते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ताकि वैजो कंस्ट्रिक्शन हो और कम से कम स्वेलिंग हो और इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस हो सके। इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी तो उसकी वजह से पेन भी सबसाइड हो जाएगा। तो इस पर्पज़ के लिए हम मोस्टली वेट कॉटन टॉवल यूज़ कर रहे होते हैं ताकि आइस और स्किन के दरमियान एक सूटेबल बैरियर मेंटेन रहे। रेंज ऑफ मोशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी नेक्स्ट जो हम काम करते हैं पेन और इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने के बाद, द एथलीट मस्ट हैव पेन फ्री एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इन द फ्रंटल, सैजिटल एंड ट्रांसवर्स प्लान्स when performing basic movement. During an initial musculoskeletal evaluation, the clinicians may have to take the athlete through the active and passive range of motion. नेक्स्ट जिस कंपोनेंट पे हम काम करते हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग कराते हैं। द एम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम शुड be to achieve and maintain an optimum range of motion at each joint that is specific to the athlete sport. Three modalities that are universally employed during a flexibility program to obtain an increase in joint range of motion are static stretching, proprioceptive neuromuscular facilitation, and self-myofascial release. स्टैटिक स्ट्रेचिंग को देखिए से जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग में हम स्ट्रेच करने के बाद उसको होल्ड करेंगे, टेकिंग द लिम्ब टू अ पोजीशन दैट प्रोड्यूसेस इंक्रीज इन मस्कुलर टेंशन and allows elongation of a muscle with aim of enhancing muscle extensibility. Physiological process by which this occurs is termed as autogenic inhibition. This is performed in a slow and controlled manner and held for 30 seconds or more than 30 seconds and repeated 3 to 4 times. स्टैटिक स्ट्रेचिंग के बाद हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। टू इनिशिएट दिस स्ट्रेच फॉलो दीज गाइडलाइंस, जैसे कि यहाँ हमें पिक्चर पे भी नज़र आ रहा है। फेसिंग अ वॉल, प्लेस हैंड्स आउट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, प्लेस one foot in front of the other, ensuring heels stay in contact with the ground. Third step, maintaining the upright posture, push forward from the hips, keeping the head upright and facing forward until a stretch is felt in the gastrocnemius of the back leg. Passive stretching should be avoided for the first 72 hours as minimal period and possibly for the first 7 to 10 days following injury if more severe. ये अब हमारे पास प्रिकॉशंस हो गए। पैसिव स्ट्रेचिंग पहले 72 घंटों में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जाती। अगर तो ज़्यादा सीवियर इंजरी है तो ये प्रिवेंटिव टाइम हमारा जो है 7 to 10 डेज तक भी हो सकता है। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट अब क्यों नहीं रिकमेंड की जाती स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्यूट स्टेज में या सीवियर इंजरी में? द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट healing tissue is weak and intolerant to the tensile loading and is likely to damage by uncontrolled stretching. Prior to the 10th day post-injury, it should be more appropriate to take the muscle through its full available pain-free range without any attempt to force the muscle beyond this limit. तो जो फर्स्ट 10 डेज़ होते हैं सीवियर इंजरी में, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम रेंज पे वर्क कर रहे होते हैं कि एक बार हमें पेन फ्री फुल रेंज जो है वो गेन हो जाए। थर्ड कंपोनेंट आ जाता है फिर हमारे पास सेकंड कंपोनेंट स्टैटिक स्ट्रेचिंग के बाद प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन PNF. Proprioceptive neuromuscular facilitation is a form of muscle energy technique performed passively with a partner involving a voluntary isometric contraction followed by a static stretch phase. Two main PNF techniques are contract relax and contract relax antagonist contract technique. Contract relax method, it requires a limb to be moved into a stretched position and then the agonist undergoes an isometric contraction for 7 to 10 seconds. As the limb does not move but the muscle contracts and therefore shortens, the change in length is accommodated by a lengthening of the tendon. This lengthening of the tendon stimulated the GTOs and thereby inhibits the agonist.
Once the isometric contraction ends, the range of motion can be increased and the procedure repeated. Second technique for PNF is contract relax antagonist contract technique. It has been suggested as the most effective in increasing the muscle length due to the concept of reciprocal inhibition, which produces increased suppression of the motor pool. Reciprocal inhibition is the relaxation that occurs in opposing muscle that is experiencing increased muscular tension. This is performed with a voluntary isometric contraction of the desired muscle to be stretched, lasting approximately 7 to 10 seconds at a range of 25 to 40% of maximal voluntary contraction, followed by an antagonist assisted static stretch phase. The incorporation of a passive stretch supported by the antagonist is believed to produce greater joint flexibility than static stretching and produce the longest duration of maintained flexibility than any other form of the stretching. Third modality is self-myofascial release (SMR). It is soft tissue technique centered on enhancing the range of motion through the breakdown of myofascial restrictions in the body's facial system. Self-myofascial release is performed by slowly applying a force with the use of a foam roller to tender spots of the muscle, which are indicative of trigger points. The force is maintained from 20 to 90 seconds or until a significant reduction in discomfort is attained. This encourages the transformation of a knotted, hypertoned bundle of the fibrous tissue to a more pliable tissue that is parallel in formation to the fascia. ये self-myofascial release by using foam roller. Proprioceptive neuromuscular control. Proprioception can be defined as specialized variation of the sensory system of touch that encompasses the sensation of the joint, movement and joint position. Proprioception का वर्डली मीनिंग है sense of joint position. These signals are transmitted to the spinal cord via afferent, जिसे sensory pathways भी कहते हैं. The term refers specifically to conscious and subconscious appreciation of a joint motion in space. The efferent response to the sensory information is termed as neuromuscular control. Two motor control mechanisms are involved with interpreting afferent information and coordinating efferent responses are feed forward and feed backward. फर्स्ट हम देखेंगे फीड फॉरवर्ड को. फीड फॉरवर्ड न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल involves planning movement based on the sensory information from past experience. पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे प्लानिंग मूवमेंट्स की प्लानिंग ये आएगा फीड फॉरवर्ड में. फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म्स आर फॉर प्रिपेरेटरी मसल एक्टिविटी. सेकेंड, फीड बैकवर्ड process continuously regulate muscle activity through the reflexes pathway. These processes are associated with reactive muscle activity. जो फीड फॉरवर्ड है वो प्रिपेरेटरी मसल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं और जो फीड बैकवर्ड है वो रिएक्टिव मसल एक्टिविटी में. और फीड फॉरवर्ड में पास्ट एक्सपीरियंसेस यूज़ होती हैं, फीड बैकवर्ड में रिफ्लेक्सेस पाथवे के थ्रू मसल एक्टिविटी रेगुलेट होती है. The level of muscle activation, whether it is preparatory or reactive, greatly modifies its stiffness properties. Muscles that are stiffer resist stretching more effectively and provide more effective dynamic restraints to joint displacement. For example, in an ACL deficient knee, the increase in ham's muscles activation increases the ham's stiffness and therefore the functional ability of knee to reduce anterior translation. The dynamic restraint system is mediated by specialized nerve endings called mechanoreceptors, which function by transducing mechanical deformation of tissues into modulated neural signals. Increased tissue deformation is
coded by increase afferent discharge rate or increase in mechanoreceptors activated. These signals provide sensory information concerning internal and external forces action on a joint. Mechanoreceptors जिसमें हमारे पास Pacinians corpuscles आ जाती हैं, Meissner's corpuscles and pre-nerve endings can be classified as either quick adapting or slow adapting. Mechanoreceptors की further दो classes हैं, quick adapting and slow adapting. Quick adapting receptors cease discharge shortly after the onset of the stimulus, whereas short adapting continue to discharge as long as the stimulus is present. In a healthy joint, these quick adapting mechanoreceptors are believed to provide conscious and subconscious kinesthetic sensation in response to a joint movement or acceleration, whilst short adapting mechanoreceptors provide continuous feedback and therefore proprioceptive information relative to the joint position. Next हम देखेंगे static proprioceptive. Development involves exercises with the maintenance of a stable base while allowing for only minimal movement. During this stage of neuromuscular development, the athlete should focus on control of posture and be able to perform a number of modifications of static proprioceptive training before progressing to a dynamic. अब अगर हमने प्रोप्रियोसेप्शन पे काम करना है तो पहले हम उसके स्टैटिक प्रोप्रियोसेप्शन पे को इन्हांस करेंगे. जब स्टैटिक प्रोप्रियोसेप्शन हमें इम्प्रूव मिल जाएगी फिर हम डायनामिक की तरफ लेके जाएंगे. डायनामिक प्रोप्रियोसेप्शन में क्या होता है, इसमें जो है हम अल्टरेशंस करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, लेकिन होता स्टैटिक ही है. डायनामिक प्रोप्रियोसेप्शन में ट्रेनिंग शुड ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड when the athlete has a sufficient level of balance and coordination during the static proprioceptive exercise phase of neuromuscular control. जब static proprioception control हमें achieve हो जाएगा फिर हम dynamic पे आएंगे. Since dynamic proprioceptive exercises involve greater level of instability and require a higher demand for accuracy, strength and speed of motion, balance and coordination are important to ensure the athlete can progress safely without hindering their development. A simple objective test to determine the athlete's progression from static to dynamic exercise can include the Romberg test, which assess the ability to balance. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डायनामिक प्रोप्रियोसेप्शन की तरफ पेशेंट को लेके जाना है? जब रोमबर्ग टेस्ट हमें पेशेंट ठीक परफॉर्म करके देगा तब. अब रोमबर्ग टेस्ट है क्या, कैसे परफॉर्म करते हैं? दी एथलीट स्टैंड्स विद देयर फीट टुगेदर एंड आइज क्लोज्ड. हम पेशेंट को 1 मिनट के लिए स्टैंडिंग में लेके आते हैं, फीट टुगेदर एंड आइज क्लोज्ड. अगर तो हमें कोई स्वे नहीं मिलता राइट लेफ्ट और फॉरवर्ड बैकवर्ड, पेशेंट आइज भी क्लोज रखता है तो उसका बैलेंस अच्छा है, मतलब हम डायनामिक प्रोप्रियोसेप्शन की तरफ लेके जा सकते हैं. और अगर उसमें हमें कोई स्वे मिलता है उसकी बॉडी में या पेशेंट आइज ओपन कर लेता है 1 मिनट से पहले तो हमें फर्दर स्टैटिक प्रोप्रियोसेप्शन पे काम करना होगा. सेकेंड टेस्ट है a more advanced test is the stork standing, which involves athlete standing on one leg, usually the affected limb, and maintaining the position for a period of at least 30 seconds without touching the floor with the opposing leg or supporting themselves with their other limbs. इसमें पेशेंट को हम 1 लेग स्टैंडिंग में एटलीस्ट 30 सेकेंड पे खड़ा करते हैं और वो लिम्ब भी अफेक्टेड लिम्ब होती हैं. अगर तो वो 30 सेकेंड तक स्टैंडिंग कर लेता है तो उसका जो स्टैटिक प्रोप्रियोसेप्शन है वो ठीक है, हम डायनामिक की तरफ लेके आ सकते हैं. लेकिन अगर वो अपनी सेकंड लेग जो है वो कांटेक्ट में लेके आता है ग्राउंड की या फिर सेकंड जो स्टैंडिंग लिम्ब है उसके, तो इसका मतलब है उसकी प्रोप्रियोसेप्शन जो है स्टैटिक प्रोप्रियोसेप्शन वो अभी ठीक नहीं है, उस पर हमें फर्दर काम करना है. इफ़ द एथलीट फाइंड्स दिस कैन बी प्रोग्रेस्ड बाय बीइंग परफॉर्म्ड विद द आइज शट. फर्दर हम इसको कर सकते हैं. पहले तो हम आइज ओपन के साथ कराएंगे स्टॉक स्टैंडिंग,
फर्दर प्रोग्रेशन में हम आइज क्लोज के साथ भी कर सकते हैं. इफ़ द एथलीट फाइंड्स दीज टेस्ट डिमांडिंग एंड कैन नॉट परफॉर्म देम इफेक्टिवली, there is deficient in balance that needs to be addressed before progressing onto dynamic exercises. On this capability, it is obtained the exercises including taking the individual from standing position to a counter movement jump can be progressed or regressed depending on the ability of athlete to perform each exercise without excessive biomechanical dysfunction. ये हमारे पास बैलेंस टेस्ट है. फर्स्ट टेस्ट स्टैंडिंग में, सेकंड क्वार्टर स्क्वाट्स में, थर्ड हाफ स्क्वाटिंग में और लास्ट में क्या है जंप, होल्ड या फिर हॉपिंग में. पहले हम देखेंगे स्टैंडिंग में डबल लेग के साथ हम कर सकते हैं या फिर सिंगल लेग. ये इसकी वेरिएशंस होगी दो. स्टैंडिंग की प्रोग्रेशन अगर हमने फर्दर करनी है तो हम डबल लेग में भी लोडिंग को इंक्रीज़ कर देंगे और सिंगल लेग के साथ भी हम उसका लोड इंक्रीज़ कर देंगे. और अगर रिग्रेशन करनी है तो सीटेड आइसोमेट्रिक होल्ड्स करवाएंगे, स्टैंडिंग की बजाय सिटिंग में कराएंगे. सेकेंड है हमारे पास टेस्ट क्वार्टर स्क्वाट्स डबल लेग के साथ, सिंगल लेग के साथ. ये इसकी वेरिएशंस हो गई. प्रोग्रेशन में हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा और रिग्रेशन में असिस्टेड बॉल स्क्वाट्स आएगा. हाफ स्क्वाट्स में डबल लेग और सिंगल लेग, ये इसकी वेरिएशंस हो गई. प्रोग्रेशन में इंक्रीज लोड एंड चेंज इन वेलोसिटी और रिग्रेशन में क्या होगा क्वार्टर स्क्वाट्स. नेक्स्ट है हमारे पास जंप एंड होल्ड, हॉप एंड होल्ड. इसकी भी वेरिएशंस दो ही हैं, डबल लेग के साथ, सिंगल लेग के साथ. प्रोग्रेशन में आएगा कि हमने हाइट ऑफ द बॉक्स टू जंप ऑफ, हाइट इंक्रीज़ करनी है बॉक्स की और डिस्टेंस भी इंक्रीज़ करना है. रिग्रेशन में क्या होगा यूनिलैटरल टू बाईलैटरल और डिक्रीज द हाइट ऑफ बॉक्स. प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग, वही बैलेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए, बैलेंस ट्रेनिंग के लिए हम अनसपोर्टेड सरफेस पे ट्रेनिंग कराते हैं जैसे फोम या मैट्रेस पे. The importance of unstable surface training has been shown to be beneficial in enhancing proprioceptive input, enabling the neuromuscular adaptations to commence during the early stage rehabilitation process. This form of training should continue throughout the athlete's rehabilitation. In the later stages, when the optimization of force production and power output are required, an unstable surface will result in a decrease in force and power output. Schematic डायग्राम ऑफ द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम. सबसे पहले तो अलार्म है. अलार्म में हमारे पास इनिशियल एडेप्टिव रिस्पॉन्स आ जाएगा जिसमें सोरनेस मिल सकती है, स्टिफनेस है या फिर डिक्रीज इन परफॉर्मेंस. सेकेंड रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस में हमारे पास अडेप्ट्स टू स्टिमुलस एफिशिएंटली, ऑप्टिमल फंक्शनिंग. एग्जॉस्शन में हमारे पास डिक्रीज एबिलिटी टू अडॉप्ट टू स्टिमुलस ड्यू टू फटीग या फिर इंजरी. नेक्स्ट है हमारे पास प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग. प्लायोमेट्रिक एक्टिविटीज़ आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द इलास्टिक कंपोनेंट ऑफ द टिश्यूज़. इलास्टिक कंपोनेंट में हमारे पास टेंडन, मसल्स और फेशिया आ जाते हैं along with increased motor recruitment due to the stretch reflex. Plyometric training offers progressive approach to incorporating functional sports specific movement that enhance anaerobic power, strength, agility, and speed in preparation for a full return to sports participation with an emphasis on the prevention of re-injury through the enhancement of eccentric and neuromuscular control. It is also worth noting that plyometrics can be effectively performed in water, thereby reducing the impact forces and stress on the muscular system due to buoyancy of the water, and allowing the plyometric training to be introduced to athletes at an earlier stage in their development और रिहेबिलिटेशन. ये हमारे पास रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है. सबसे पहले तो हमने इंजरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है बाय यूजिंग द सोप और सिंस एक्रोनिम, जिसको हम डिटेल में देख चुके हैं विद एग्जांपल. सेकंड, फिर हमने उसकी असेसमेंट करनी है. असेसमेंट में रेंज ऑफ मोशन को असेस करना है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को. रेंज ऑफ मोशन में हम एक्टिव और पैसिव दोनों चेक करेंगे. थर्ड है हमारे पास, फिर हमने उसकी प्रोप्रियोसेप्शन पे काम करना है. पहले हम स्टैटिक प्रोप्रियोसेप्शन और फिर डायनामिक.
जब ये चीज़ हमें अचीव हो जाएगी, प्रोप्रियोसेप्शन कंट्रोल, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, तो फिर हम स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस पे काम करेंगे। स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस के बाद फिर हम मैक्सिमल स्ट्रेंथ की तरफ लेके आएंगे पेशेंट को, और फिर प्लायोमेट्रिक्स कराएंगे। प्लायोमेट्रिक्स के बाद फिर हम स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट या फिर परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट ट्रेनिंग करवाएंगे। ये 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे पास: इंजरी मैनेजमेंट, रिस्टोरेशन एंड रिटर्न टू स्पोर्ट। इंजरी मैनेजमेंट में पेन और इन्फ्लेमेशन आ जाती है। रिस्टोरेशन में हमारे पास रेंज ऑफ मोशन और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल आ जाता है। रिटर्न टू स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ और पावर आ जाती है। स्ट्रेंथ में इंड्योरेंस टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और पावर में डायनामिक लिफ्ट टू द प्लायोमेट्रिक्स। Quit of the way, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. थैंक यू सो मच। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।